हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन के तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच दो खास शख्स बैठे हैं, एक का नाम विवेक है और दूसरे का नाम संकेत है। इन्होंने इस बार जून 2024 अटेम्प्ट का जो सीएमए फाउंडेशन का एग्ज़ाम था वो इन्होंने क्लियर किया है। तो आइए इनसे जानते हैं कि पूरे सीएमए की जर्नी कैसी रही। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं इनके इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले ये लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के छाप गांव से बिलोंग करता हूं। संकेत। मेरा नाम संकेत कुमार है और मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के छाप गांव से बिलोंग करता हूं। आगे सीएमए की जर्नी जानने से पहले मैं ज़रा सा इन लोगों से चाहूँगा कि ये अपनी सीएमए की जर्नी के पहले बैकग्राउंड भी अपना बताएं कि पहले सीएमए शुरू करने के पहले जो इनका स्कूलिंग एजुकेशन था और उसके बाद 11-12 की पढ़ाई इन्होंने किस प्रकार से किया। मैट्रिक तक हमारी पढ़ाई गांव से ही हुई है और उसके बाद से हम लोगों ने डीएवी पीजी कॉलेज जो कि सिवान में है उसमें से जो हुई है एजुकेशन वो गवर्नमेंट स्कूल से या प्राइवेट स्कूल से? गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। उसके बाद से हम लोगों ने डीएवी पीजी कॉलेज सिवान में एडमिशन लिया था। 11-12 हमारा वहाँ से कंप्लीट हुआ और हम लोगों ने अपनी कोचिंग कॉमर्स 2.0 जो कि अभिनव मिश्रा एंड रवि मिश्रा के द्वारा चलाया जाता है, वहाँ से अपने 12th की जो पढ़ाई थी और कंप्लीट की। और मैंने 421 मार्क्स स्कोर किए थे अपने 12th की पढ़ाई में। मेरा नाम संकेत कुमार है और मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के छाप गांव से बिलोंग करता हूं। और मेरी 10th की पढ़ाई जो है वो गांव से ही स्टार्ट हुई, प्राइमरी स्कूल से। और मैं 12th में डीएवी पीजी कॉलेज सिवान में एडमिशन लिया और मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था। और जो सिवान में कॉमर्स 2.0 है जो रवि मिश्रा और अभिनव मिश्रा सर के द्वारा चलाया जाता है, वहाँ से हम कोचिंग किए और 12th में 323 मार्क्स स्कोर किए। तो उसके बाद 12th जब आप लोगों ने क्लियर किया तो अभी फरवरी मार्च में ही आपका रिजल्ट आया था और फिर इतना जल्दी जून में जो एग्ज़ाम हुआ आपका सीएमए फाउंडेशन का, तो इधर पिछले 3-4 महीनों में ही पूरी तैयारी करना, प्रिपरेशन करना और सीएमए का एग्ज़ाम क्लियर करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो कि बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना। तो मैं जानना चाहूँगा कि 12th का एग्ज़ाम भी मैनेज करना और साथ साथ सीएमए का रिज़ल्ट भी लाना, ये क्या इस बीच आप लोगों की 4-5 महीने की जो स्टडी टेक्निक थी और टाइम मैनेजमेंट आप लोग कैसे कर पाए थे इतने कम समय में इतना बेहतरीन रिजल्ट जो लेके आए हैं? तो अपने स्टडी टेक्निक और टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले हम लोगों ने जब कॉमर्स 2.0 में अपना एडमिशन कराया था तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे जो बाकी सारे इंस्टीट्यूट है उसमें 11th में कुछ खास नहीं पढ़ाया जाता है, बस अकाउंट पढ़ा के और छोड़ दिया जाता है बच्चों को। 12th में उनको फिर प्रमोट कर दिया जाता है। लेकिन कॉमर्स 2.0 एक ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाती है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी। हम लोग के रवि सर हैं जो स्टैटिक्स पढ़ाते हैं, उन्होंने स्टैटिक्स हमें 11th में पढ़ाया था और पूरी अकाउंट्स की पढ़ाई हुई थी एंड बिजनेस स्टडी भी हुई थी। जो सीएमए फाउंडेशन का सिलेबस है उसमें 60 नंबर का स्टैटिक्स आता है। अगर हम लोगों ने 11th में जो स्टैटिक्स पढ़ा था सेम टू सेम वही स्टैटिक्स सीएमए फाउंडेशन में भी अप्लाइड है, जिससे हम लोगों को काफ़ी बहुत हद तक हम लोग की सहायता हुई स्टैटिक्स में। और जो अकाउंट्स है और 11th का पूरा अकाउंट सीएमए फाउंडेशन का सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से, और उसमें कुछ ऐड भी होते हैं आगे चल के। और तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि सीएमए फाउंडेशन के लिए जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि 11th का सिलेबस ढंग से पढ़ें। 11th का अकाउंटेंसी वो भी पूरा सिलेबस। क्या लगता है कि 11th का पूरा सिलेबस पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि अगर 11th मान लीजिए आप अकाउंट्स सही से नहीं पढ़ते हैं या 11th का इकोनॉमिक्स जो स्टैटिस्टिक्स आता है, सांख्यिकी जिसको हिंदी में कहते हैं, वो कितना बेहतर रोल प्ले करता है फाउंडेशन में, या क्या कुछ मदद मिली उसकी वजह से? पहले तो हम लोग जो स्टैटिक्स पढ़े थे उससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को बेनिफिट हुआ, क्योंकि आगे चलकर हम लोगों को फाउंडेशन में उससे बहुत हेल्प मिला, कम थोड़ा मेहनत करना पड़ा। काहे कि पहले ही रवि सर पढ़ा चुके थे और सेम वही है,
थोड़ा सा चेंज है, लेकिन सब हाँ थोड़ा सा फाउंडेशन में लेवल बढ़ गया है। और अकाउंट्स जो है पूरा वही था, और एक बेनिफिट थी, मैनेजमेंट सर पढ़ाए थे जो फाउंडेशन में 30 मार्क्स का था, और इकोनॉमिक्स जो पढ़ाए थे सर 12th में वो 70 मार्क्स का था। तो वो हमें बहुत बेनिफिट दिया फाउंडेशन के प्रिपरेशन में, इसीलिए हम लोग मतलब 4 मंथ में फाउंडेशन क्लियर कर पाए। तो मतलब आप लोगों का कहना है कि 11th और 12th की जो पढ़ाई है वो फाउंडेशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फाउंडेशन के लिए मतलब 11th का अकाउंटेंसी की अगर हम बात करें तो उसका जो सिलेबस है वो कंप्लीट पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फाउंडेशन का उठा के देखिए सिलेबस तो आप पाएंगे कि 11th में जितने चैप्टर्स हैं मतलब बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल तक, इनफैक्ट उसमें इंक्लूड कर लेंगे हम लोग आपका ये रेक्टिफिकेशन, BRS, ये सारी चीज़ें जितनी चीज़ें हैं, तो ये सब पढ़ना भी 11th में काफ़ी ज़रूरी है कि नहीं? क्योंकि पूरा का पूरा फाउंडेशन का जो सिलेबस है उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह जो हो गया, ये सब अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन से लेकर के, तो बेसिक से लेके जो एडवांस लेवल के चैप्टर हैं 11th के, वो कंप्लीट मैटर करता है। CMA फाउंडेशन की बात की जाए तो अकाउंटेंसी के सिलेबस में, CMA फाउंडेशन में आपको 100% 11th का सिलेबस पढ़ा होना चाहिए। अगर आप 100% 11th का सिलेबस पढ़े हैं तो आपके लिए फाउंडेशन काफ़ी आसान हो जाता है। सो इसलिए ध्यान रखना है कि जो लोग भी कॉमर्स पढ़ रहे हैं और 11th क्लास में हैं उनको 100% सिलेबस कवर करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपने सुना कि इन लोगों ने बताया कि सर 11th का सिलेबस जो हम लोगों ने ढंग से पढ़ा था, 12th का सिलेबस ढंग से पढ़ा था, तो फाउंडेशन में काफ़ी आसान हो गया हमारे लिए प्रिपरेशन करना, कम समय में भी हम लोग रिजल्ट दे पाएँ। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि आपका स्ट्रेटजी क्या था एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर के, कि एग्ज़ाम को कैसे टैकल करना है, या लास्ट एग्ज़ाम टाइम पीरियड में कैसी सोच रही आपकी कि कैसे एग्ज़ाम फोकस करके एग्ज़ाम पर और एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। उतने कम समय आपको मिला कि आप पूरा माने 4 महीने के अंतर्गत ही देखा जाए तो आपने 8-10 महीने वाला काम किया है, तो लगभग कहा जाए तो 2x काम करना पड़ा होगा। या उस दौरान आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, आपकी स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम को लेकर के खास करके क्या थी कि एग्ज़ाम को कैसे टैकल करना है वहाँ जाने के बाद? जब हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था 10 फरवरी को, उसके तुरंत बाद ही 1-2 दिन के बाद से हम लोगों ने अपनी स्टडी शुरू कर दी थी, और रजिस्ट्रेशन हम लोग पहले ही करा चुके थे CMA फाउंडेशन का। तो सबसे पहले हमारा था कि जो मैथ्स और लॉ है जिससे हम लोग अपरिचित हैं, मतलब मैथ से तो पहले भी परिचित थे बट लॉ से हमारा न्यू सब्जेक्ट शुरू होता है। तो सबसे पहले मैथ्स और लॉ इन दोनों को कवर करना, मतलब ज़्यादा हम लोग प्रायोरिटी देते थे लॉ और मैथ्स को। देन आफ्टर अकाउंट से भी हम लोग परिचित हैं और इकोनॉमिक्स से भी, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट ही अभी 12th पास किया था, और 12th का पूरा इकोनॉमिक्स जो CMA फाउंडेशन का सिलेबस है, और 11th का स्टेटिक्स और अकाउंट जिससे हम लोग बहुत पहले ही परिचित है, तो उसमें उतना बड़ा इशू नहीं था उसको टेकल करना। सबसे बड़ा इशू था मैथ्स और लॉ को टेकल करना। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने प्रिपरेशन शुरू किया था। प्राइमरी स्टेज में तो मैथ्स को ज़्यादा टाइम देते थे और लॉ को भी ज़्यादा टाइम देते थे। तो अगला सवाल मेरा होगा आप लोगों से कि बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा प्रिपरेशन के दौरान, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी जब आप प्रिपरेशन करते थे? तो सबसे पहले तो सिलेबस बहुत ज़्यादा था फाउंडेशन का, उसे हमने पढ़ने के लिए ज़्यादा समय चाहिए, लेकिन किसी तरह मतलब मैनेज करके कुछ सेल्फ स्टडी और क्लास के मदद से मिले। सेल्फ स्टडी का टाइम था हमारा मतलब सुबह 5 बजे से 9 बजे तक, और क्लास हमारा था 11 बजे से 5 बजे तक, और रात को फिर हम 8 से 10 सेल्फ स्टडी करते थे। इसी के चलते मतलब इतना समय दिए तब जाके फाउंडेशन क्लियर हुआ। मतलब कुल मिला जुला के कहा जाए तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं। प्रॉब्लम आता है सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि 11th 12th और फाउंडेशन में थोड़ी सी अंतर होती है, जो है कि आपको कम समय में ज़्यादा सिलेबस को कवर करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट, उसका इशू सबके पास आता है। और फिर अगला सवाल हम पूछना चाहेंगे कि कभी कभी ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ कि मोटिवेशन की कमी हो गई, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, या लग रहा है पता नहीं क्या होगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नहीं निकला तो क्या होगा, इस तरह के सवाल मन में अक्सर स्टूडेंट्स के आते रहते हैं। तो उस दौरान क्या मोटिवेशन था आप लोगों का, कि किस मोटिवेशन के साथ आप लोग पढ़ाई करते थे, या मोटिवेशन के लिए कोई पर्सन या कोई सिचुएशन ऐसा रहा हो जो आपको मोटिवेट करता हो, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सर मोटिवेशन यही था कि अगर हम लोग पढ़ाई किए, हमारा 11th 12th के पढ़ाई पे हम लोग बहुत ही विश्वास था हम लोग को कि जो हमारे सर ने पढ़ाया है, सर इज़ माई इंस्पिरेशन, क्योंकि सर ऑलरेडी थैंक यू
सर ऑलरेडी सीए इंटर क्वालिफाइड है, इसीलिए हम लोग को भी लगता था कि जब सर कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। ये होना बात, ये होना चाहिए कि जब सामने वाला बंदा जो है हमारे सामने वो अगर किया है तो हम भी कर सकते हैं, ये अच्छी बात है, अच्छी कोशिश है। Yes, और घर के लोग भी थे, वो घर के लोग बहुत ही कोऑपरेटिव थे। अगर पढ़ाई अगर कोई लड़का कर रहा है तो मेरी तो यही गुजारिश रहेगी, अगर घर के लोगों से, अगर आपका लड़का पढ़ रहा है तो उसको बीच में डिस्टर्ब ना करें, पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने दें, टाइम लगाएगा तो अभी कुछ सीखेगा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि घर वालों का जो सपोर्ट है, क्या लगता है कि ऐसे बड़े एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में घर वालों का सपोर्ट कितना मैटर करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मेरा 12th का रिजल्ट आया तो कुछ कम मार्क्स आ गए, उसके चलते मुझे बहुत डिमोरलाइज किया गया। फैमिली डिमोरलाइज नहीं की, लेकिन जो अगल बगल के लोग हैं वो डिमोरलाइज किए। उसके चलते मुझे मोटिवेशन मिला कि किसी तरह सीएमए फाउंडेशन एक बार में निकालना है। सबकी बोलती बंद हो जाए। और उस समय मैं ये मोटिवेशन मिला तो मैं कोशिश किया किसी तरह सीएमए फाउंडेशन एक अटेम्प्ट में निकालना। और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन हमारे दोस्त से मिला, विवेक से, जो यहीं पर हैं, जो हमें प्रेरित किए सीएमए फाउंडेशन जून में देने के लिए। और उस समय हमारी फैमिली हमारे साथ थी। फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है, और साथ ही साथ जैसे इन्होंने बताया कि दोस्त बहुत मैटर करते हैं। आपका दोस्त का ग्रुप क्या है, दोस्ती का जो ग्रुप है, फ्रेंड सर्किल, वो बहुत मैटर करता है आपके सक्सेस में, बहुत ज़्यादा मैटर। तो ये दोनों ही दोस्त शुरू से ही हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं और दोनों साथ ही में रहते हैं, साथ ही में आना जाना, साथ में बैठ के पढ़ाई करना। कोई प्रॉब्लम होती है आपस में तो साथ में बैठ के उसको सॉल्व करना। और देखिए अभी बहुत कम समय में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम कर दिखाया है। मैं अगला सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे कि स्टडी और बहुत सारे स्टडी के साथ ड्यूरिंग प्रिपरेशन बहुत सारे और एक्टिविटीज़ भी स्टूडेंट्स के लाइफ में आते हैं, और सारे ढेर सारे काम आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर टाइम नहीं मिल पा रहा है, ये काम आ जा रहा है, वो काम आ जा रहा है। तो काम जैसे कि कुछ होते हैं जो इम्पोर्टेंट है करना, साथ में भाई पढ़ाई भी करना है, तो उस काम के बीच और पढ़ाई के बीच में आप लोग बैलेंस कैसे बनाते थे? सबसे पहले अगर घर के लोग अगर तैयार हैं आपको पढ़ाने के लिए तो सर सबसे पहले आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो बनता है ना, वो सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बनता है वो है पढ़ाई। घर के लोग अगर आपके में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सर आपका मोटिव एक ही होना चाहिए कि आप पढ़ाई करें। और बात होती है टाइम मैनेजमेंट की, तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि ये काम करो और वो काम करो, कहीं भी जाओ, वो सब अपने मन की बात होती है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो घर के लोग ये बोलेंगे नहीं कि जाओ कहीं चले जाओ, किसी रिलेटिव्स के घर जाओ, ये काम कर दो। ऐसे पेरेंट डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं, देख रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो। और टाइम मैनेजमेंट की बात बोल रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है सर। टाइम सबके पास होता है, कुछ ही % लोग होते हैं और 1-8% जो एक्सक्यूज़ नहीं बनाते हैं, और जो एक्सक्यूज़ बनाएगा सर उसके पास कभी टाइम ही नहीं आएगा। नाइस वर्ड। तो जैसे ये टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बात हो रहा है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट करने में मोबाइल क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, किस हद तक कर सकता है? क्योंकि आजकल देखने को मिल रहा है कि मोबाइल सबके लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, सबके लाइफ में। कहने का मतलब है कि अगर हम एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, स्टडी और प्रिपरेशन की बात करें तो मोबाइल जो है और सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा बाधा बन रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि मोबाइल तो खैर इनके पास भी होगा, आप लोगों के पास भी होगा, तो क्या आप लोग मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए क्या? क्योंकि आजकल देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर बच्चे ज़्यादातर टाइम अपना जो है वो रील्स पे और बाकी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और पता नहीं ऐसी चीज़ों में ज़्यादातर टाइम अपना दे रहा है। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा स्क्रॉल करते करते टाइम का पता नहीं लगता है। तो उससे आप लोग कैसे, क्योंकि इस उम्र में अगर बात की जाए तो आपके साथ भी ऐसा सिचुएशन आता होगा, आप सोशल मीडिया को कैसे आप कंट्रोल कर पाएँ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास अभी मोबाइल हुआ है, फाउंडेशन जब तक क्लियर नहीं किए थे तब तक मोबाइल नहीं था। पिताजी बोले थे कि फाउंडेशन जब क्लियर कर लोगे तब तुम्हें मोबाइल मिलेगा। तो ये मतलब मेरे लिए बहुत बेनिफिट था कि मेरे पास उस समय मोबाइल नहीं था।
और मोबाइल नहीं था तो इसलिए पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाते। यानी मोबाइल डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि मोबाइल हम देखते हैं कि बच्चे 10th पास हुए हैं, 10th के बाद ही उनको मोबाइल दे दिया जा रहा है। तो पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा उस पर कंट्रोल बनाइए, क्योंकि 11th 12th ढंग से पढ़ना और एक सही तरीके से उस प्रिपरेशन को एक शेप दे देना किसी कॉम्पिटिटिव स्टडी के तरफ या किसी प्रोफेशनल स्टडी के तरफ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसके बाद बच्चे को कंपटीशन समझ में आने लगता है और उसके बाद वो सही रास्ते पर चलने लगता है। तो मोबाइल को थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर विशेष ज़रूरत नहीं है तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि 12th तक इनके पास मोबाइल नहीं था। मैं खुद अपनी बात बता दूं, मेरे पास भी जब मैं पढ़ रहा था 12th तक मेरे पास भी कोई फ़ोन नहीं था, और कुछ विशेष इंपॉर्टेंट भी नहीं है अगर देखा जाए फ़ोन का यूज़ तो स्टूडेंट के लाइफ में, क्योंकि अगर वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, कोचिंग आते हैं जाते हैं, तो मोबाइल कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। मैं पूछना चाहूँगा कि विवेक, आपके पास तो मोबाइल था तो आप मोबाइल से कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचें? जब मैं 10th पास आउट हुआ था तो मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन था, और जब मैं यहाँ पे 11th पे आने लगा पढ़ने तो मैं पहले ही बोला था पेरेंट्स से कि मुझे एक फ़ोन चाहिए, तो घर वालों ने फ़ोन दिला दिया। तो घर वालों ने अगर मुझे फ़ोन दिला दिया तो उनको भी मुझे एहसास दिलाना था कि अगर घर वाले ने अगर फ़ोन दिया है तो फिर उन लोग का जो मोटिव है उसको छोड़ के मैं कहीं और ना भटक जाऊँ। तो ये हमेशा ध्यान में रहता था कि अगर घर वालों ने मोबाइल दिया है तो उसका उपयोग जो करना है वो अच्छे से उपयोग करना है, ना कि सोशल मीडिया पर रील्स या फिर अदर कुछ एक्टिविटीज़ करके कुछ गलत करना है, ऐसा कुछ मोटिव नहीं था। और जब हम लोगों ने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू किया था तो सोशल मीडिया जितने भी ऐप्स होता है ना, तो सबसे पहले मैं मेरे फ़ोन में अनइंस्टॉल कर दिया था। मतलब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब अनइंस्टॉल, तो जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े थे ना, हम लोगों ने वो ऐप ही हटा दिया था फ़ोन से। ज़्यादा लोग से इंटरेक्शन नहीं होगा, टाइम बचेगा हमारा, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत ही कम था। फरवरी टू जून इतना ही टाइम मिला था हम लोगों को। तो एक और नेक्स्ट सवाल आता है कि प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स, चाहे बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, हेल्थ इश्यूज़ से गुजरते हैं, हेल्थ इश्यूज़। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इनके प्रिपरेशन के दौरान क्या कोई हेल्थ इश्यूज़ आया, और अगर आया हो तो उससे कैसे इन लोगों ने निजात पाया या कैसे उसको मैनेज किया? प्रिपरेशन के सर टाइम कोई हेल्थ इशू नहीं आया। समय से खाना और समय से सोना। हाँ, समय से सोना, ये दो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पढ़ाई। यस सर। तो हेल्थ इश्यूज आने की संभावना जो है वो कम रहेगी, है ना? तो यस, टाइम से खाना और टाइम से सोना, ये नहीं कि प्रिपरेशन में इतना लग जाना कि ना खाना ध्यान में आता है ना सोना ध्यान में आता है, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब एक रूटीन आपके पास होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। उस डिसिप्लिन में, उस रूटीन में अगर आप रहते हैं तो हेल्थ इश्यूज़ आने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इनके आंसर से ये पता चल रहा है कि टाइम मैनेजमेंट जो है उसमें रूटीन एक होना चाहिए, खाने का, सोने का, और उसको ईमानदारी से फॉलो भी करना चाहिए। मैं अगला सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक बात बताइए कि अभी आप लोगों ने CMA का एग्ज़ाम दिया, तो मैं ज़रा उस एग्ज़ाम डे के दिन पर थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम का जो दिन था उस दिन का आप लोगों का तैयारी क्या था, या उस दिन को लेकर के सोच आपके अंदर क्या थी, कैसे उस दिन को मैनेज किया? क्योंकि बता दें कि फाउंडेशन में एक ही दिन में चारों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो जाता है CMA फाउंडेशन का, जो कि स्टूडेंट के ऊपर काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो बर्डन है कि चारों सब्जेक्ट को एक साथ वो अपने माइंड में लेकर के जा रहा है, एक ही दिन में सारा एग्ज़ाम लिख रहा है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि CMA फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम है कंपैरेटिवली इस मामले में थोड़ा सा वो टफ बन जाता है। बट फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम डे पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग का एग्ज़ाम कहाँ पड़ा था, ये बताएंगे? हमारा एग्ज़ाम सेंटर सेंट एंड्रयू कॉलेज, PG कॉलेज, गोरखपुर में पड़ा था। ओके, तो आप यहाँ सिवान से गोरखपुर गए, तो एग्ज़ाम तो आपका 10 बजे शुरू हुआ होगा। गोरखपुर यहाँ से अगर देखा जाए तो सुबह ट्रेन है जाने के लिए, आप जा सकते हैं, बट मुझे लगता है कि सुबह जाना थोड़ा सा इश्यूज़ हो सकते हैं, कहीं ट्रेन लेट ना हो जाए। तो क्या आप लोग उसी दिन गए थे या एक दिन पहले गए थे? और इतना ज़्यादा वहाँ जा कर के आपने कैसे क्या मैनेज किया टाइम? इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद से मैं कोई रिस्क बियर नहीं करना चाहता था। एक दिन अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो फिर से मेरी 6 महीने की मेहनत और बढ़ जाएगी, और
पढ़ना फिर वही रहेगा, बस टाइम मेरा एक्सपेंड होगा, टाइम कटेगा। तो ज़्यादा रिस्क लेना अच्छी बात है। इसीलिए मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और हम लोग एक दिन पहले ही ट्रेन पकड़ के चले गए थे। वहाँ पे रात में अपने रिलेटिव्स के घर रुके थे लोग, जहाँ से हमारा एग्ज़ाम सेंटर लगभग 5-6 किलोमीटर दूर था। उसके बाद से सुबह में हम लोग चले गए एग्ज़ाम सेंटर के लिए। और फिर एग्ज़ाम सेंटर पे जैसे 10 बजे पेपर में लिखा रहता है कि 10 बजे से शुरू होगा, तो क्या 10 बजे के कितना देर पहले आप लोग पहुँचे? वहाँ पहुँच करके क्या क्या एक्टिविटीज़ करने पड़े या क्या क्या जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं वो सब करने पड़े, ज़रा उसके बारे में बताइए। 9 बजे तक सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच गए थे और 9:30 में हम लोग का एंट्री हो गया और 9:45 तक हम लोग का पेपर भी मिल गया। 15 मिनट मिला हम लोग को सबसे पहले पेपर पढ़ने के लिए। उसके बाद 2 घंटा बनाने के लिए पेपर को। हाँ, अकाउंट्स और लॉ का होगा। यस सर। तो 2 घंटा में पेपर बना लो, लेकिन पेपर बनाना बहुत ही टफ था, टाइम मैनेजमेंट करना। यस सर। जैसे क्या है कि 2 घंटे का समय मिलता है और आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस ईच पेपर। 2 पेपर का एग्ज़ाम पहले होता है, पहले 2 घंटे में। तो आसान नहीं है कि 100 क्वेश्चन को आप 2 घंटे में यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन 120 मिनट में आप टेकल अप कर पाए, ये आसान भी नहीं है। हालांकि ऑब्जेक्टिव था तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर आपने प्रिपरेशन ढंग से किया है, आपने प्रैक्टिस अगर ढंग से किया है तो कोई बड़ी बात भी नहीं होती है। जैसे कि इन्होंने बताया कि सर हम प्रैक्टिस करके हम लोग गए थे तो टेकल करना टफ था, लेकिन हम लोगों ने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आया। तो ठीक है, पहले 2 घंटे में 2 पेपर का एग्ज़ाम हो गया। देन उसके बाद का जो पेपर था, जैसे 2 पेपर 10 से 12 का हो गया, उसके बाद 12 बजे के बाद जो दूसरा शिफ्ट आपका होता है एग्जामिनेशन का, जो 2 बजे से होता है, तो उस 12 के से 2 के बीच में आप लोगों ने उस दौरान क्या किया, मैं जानना चाहता हूँ सर। 12 से 2 बजे के बीच में जब हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया ना, 10 से 12 वाला, तो उसके बाद से थोड़ा सा कुछ खाए लो और देन उसके बाद से फिर से वही पेन और बुक ले गए और थोड़ा सा देख लिए लो, एक बार रिवीजन कर लिए लो। क्योंकि वो टाइम पीरियड काफ़ी मतलब माइंड पे प्रेशर रहता है कि भाई इधर उधर नहीं जाना है, समय कम है, नेक्स्ट शिफ्ट शुरू होने वाला है। एक मोटिवेशन भी था कि अकाउंट्स और लॉ का पेपर अच्छा गया है, तो इकोनॉमिक्स और मैथ्स का पेपर भी अच्छा ही जाएगा। ठीक है, तो जब आप दूसरा शिफ्ट 2 से 4 का जब दिए होंगे आप लोग, तो पेपर दे के जब आप लोग निकले तो क्या लग रहा था माइंड में कि क्या लगता है रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा कोई ख्याल तो आता है, सबके अंदर आता है, आप लोग के अंदर कुछ ऐसा ख्याल आया कि नहीं आया? यस सर, पेपर अच्छा गया था और पूरा चांस था कि पास हो जाएंगे। और जब आ रहे थे तो लोग कोचिंग वाले सर जो हैं वो मैच कराएं, तो उसमें देखें ले तो पास हो जा रहे थे लोग, तो और ज़्यादा मोटिवेशन। यस सर। तो अब तो फाउंडेशन का रिज़ल्ट इन लोग का हो गया है। जैसे कि बताया कि जब हम लोग एग्ज़ाम सेंटर से निकले, मैच किया गया, जब मैच किया गया तो आंसर की मदद से या किसी भी टीचर्स की मदद से तो पाया गया कि रिज़ल्ट बन जाएगा, चांस है, उम्मीद है। तो खुशी तो उस समय बहुत हुई होगी। फाइनली आप लोग का रिज़ल्ट हो भी गया है, कंग्रेचुलेसन। तो कितना नंबर आया था फाउंडेशन में? 224। आपका नंबर? 234। ओके, तो 224 और 234 नाइस मार्क्स। आपको बता दें कि 400 नंबर में पास होने के लिए 200 नंबर चाहिए होता है और इन लोगों ने 200 नंबर का जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल किया और फाउंडेशन का रिज़ल्ट जो है इन्होंने बना लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि अब आगे का जो आपका प्रिपरेशन है, क्योंकि फाउंडेशन ही अंत नहीं है, फाउंडेशन के बाद इंटर, फाइनल, बीच में ट्रेनिंग भी होगा, तो इसको लेकर के क्या कुछ स्ट्रेटजी माइंड में है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कहाँ जाना है, इसके बारे में ज़रा बताइए। स्टडी के लिए अब बाहर जाना है हम लोग को, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा उस तरह की व्यवस्था नहीं है कि आगे लेवल की पढ़ाई यहाँ हो सके, तो बाहर निकलना ज़रूरी है। बाहर निकलेंगे लोग और अगर अच्छा से प्रिपरेशन हो जाता है ग्रुप 1 का, तो देन हम लोग दिसंबर अटेम्प्ट ज़रूर देंगे। मतलब जैसे क्या है कि अभी जुलाई चल रहा है, अभी इनके पास मौका है कि ये चाहे तो अभी एडमिशन मतलब रजिस्ट्रेशन करा करके CMA इंटर में और दिसंबर में एक ग्रुप का एग्ज़ाम ये लोग दे सकते हैं। तो मेरा भी सजेशन यही होगा कि अगर आप दिसंबर में दे सकते हैं तो टाइम वेस्ट ना करें, दिसंबर में ट्राई करें, ग्रुप अगर क्लियर हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं पूछना चाहता हूँ कि फ्यूचर को लेकर के आपके मन में क्या ख्याल है कि फ्यूचर का क्या होगा? आई मीन CMA क्लियर होना और आगे की सोच कुछ बताएंगे अपने बारे में। फ्यूचर को लेकर क्या सोचते हैं आप? फ्यूचर के यही सोच है कि सर CMA किसी तरह क्लियर करना, मेन मोटिव है CMA नाम के आगे लगाना, ये मेरा पर्सनल मोटिव है।
यही हमको जैसे क्या है कि हमेशा हम कहते हैं कि नाम के बाद सफिक्स तो माँ बाप से मिल जाता है ना। नाम के बाद सफिक्स तो माँ बाप से मिल जाता है, अगर दम है तो प्रीफिक्स लगा के दिखाइए, है कि नहीं। तो ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है अगर देखा जाए तो, कि नाम के आगे CMA लगाना या CA लगाना या CS लगाना या कुछ भी, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, कुछ भी ऐसा नाम के पहले जोड़ना, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो मैं भी यही इनके फ्यूचर को लेकर के अच्छा उम्मीद करता हूँ, और मैं भगवान से यही कामना करूँगा कि एक बार में इनका सारा जो रिजल्ट है वो हो जाए। बट लास्ट ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, अंतिम सवाल, कि आप लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं बाकी जो यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उससे। कुछ बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं फाउंडेशन के, कुछ अभी 11th-12th में हैं, उनको गाइड किया जाता है। तो आप लोगों का क्या जैसे कि टिप्स होगा एक तरह से कहा जाए तो बाकी के स्टूडेंट्स के लिए, क्या अपना टिप्स देना चाहेंगे या क्या कुछ बताना चाहेंगे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, माने अब जो फाउंडेशन में आने वाले हैं या फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आप लोगों की क्या राय होगी? सबसे पहले 11th-12th अच्छा से करना है। 11th और 12th ही हमारा बेस तैयार करता है। 11th-12th अच्छा से होगा तो देन हम लोग को एग्ज़ाम पेपर देख के ही पता चलेगा हाँ कि एग्ज़ाम हम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि 2 पेपर हमारा अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स 11th-12th बेस्ड है। और 2 पेपर की और जो पढ़ाई होनी चाहिए ना, वो कंसिस्टेंट पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई बीच में रुकनी नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा हेल्थ इशू ही आ गया, थोड़ा सा बुखार लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब दिन भर बस सोए हैं, सो के भी कुछ फ़ोन में ही देख सकते हैं। क्लासेस ऐसे भी यूट्यूब पे पढ़े हैं कितने, उनसे भी थोड़ा सा अगर किताब खोलने का मन नहीं है तो देख सकते हैं। जैसे क्या है कि स्टूडेंट्स जो अभी 11th-12th में हैं या जो अभी फाउंडेशन में, जरा मैं फाउंडेशन के बारे में जानना चाहता हूँ कि अभी जो फाउंडेशन में बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, इनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि अभी क्योंकि उनका नेक्स्ट दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो क्या स्ट्रेटजी वो लोग अपनाएं? आप लोग चूँकि क्वालिफाई किए हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग अपने से बताएं कि आपकी जो स्ट्रेटजी रही और उससे आपने क्या सीखा, जो रिजल्ट आया उससे क्या सीखा, और क्या कुछ टिप्स या क्या कुछ स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे कि आसानी से जो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं वो भी क्लियर कर लें एक बार में? सर सबसे पहले तो वो 11th-12th में जो इकोनॉमिक्स है और अकाउंट्स है वो पढ़े होंगे, इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मेहनत करने की बात है तो जो अकाउंट्स, जो हम कॉमर्स बैकग्राउंड वाले लड़कों को मैथ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और न्यू सब्जेक्ट मिलता है लॉ, तो ये दोनों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने को पड़ेगा, क्योंकि नहीं देंगे तो फेल होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। और अकाउंट्स इकोनॉमिक्स तो पहले से ही पढ़े हैं लोग। यस सर। तो मतलब है कि 2 सब्जेक्ट 11th-12th से आप पढ़ के आए होंगे, और 2 सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जो मैथमेटिक्स होता है, स्टैट्स होता है, और दूसरा सब्जेक्ट जो लॉ होता है, लॉ एंड कम्युनिकेशन। तो ये जो सब्जेक्ट हैं इस पर थोड़ा विशेष ध्यान, क्योंकि ये नए पहली बार आपको मिलते हैं 12th के बाद। तो क्या है कि वो भी अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स आपको तब हेल्प करेंगे जब आप 11th-12th में पूरी तरह से उसको कम्प्लीटली पढ़ाई किए होंगे। तो इसलिए अगर देखा जाए तो कुल मिला जुला के यही पता चलता है कि 11th और 12th की पढ़ाई भी आपकी काफ़ी बेहतरीन होनी चाहिए, पूरा सिलेबस आपके पढ़े होने चाहिए। अगर आधा अधूरा आप सिलेबस पढ़े हैं, आप किताब को 11th-12th की किताब को ढंग से देखें। अगर अच्छे से आप पढ़ाई नहीं की हैं तो थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान दें, उसको ठीक से कंप्लीट करें, सिलेबस को रिवीजन करें। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, रिवीजन को लेकर के ये सवाल आता है बार बार कि बहुत बच्चे होते हैं जो क्लास करते हैं, आते हैं, चले जाते हैं और रिवीजन नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे। और हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि बाबू जितना पढ़ रहे हो उतना डेली बेसिस पर रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि आप लोग के एग्ज़ाम प्रिपरेशन में रिवीजन का क्या रोल प्ले था? रिवीजन सर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर सारा पीछे से भूल ही जाएंगे तो फिर हमारे पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसीलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर जितना पढ़ रहे हैं कोशिश करें कि पीछे का भी रिवीजन करते रहें और उसे मतलब कंटिन्यू रखें, याद रहे वो सब। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे 10th पास होने के बाद बहुत सारे बच्चे कॉमर्स में आते हैं, तो एक ये मानसिकता है सोसाइटी की, ये लोग कहते हैं कि तुमको कॉमर्स ही मिला पढ़ने को, कुछ साइंस पढ़ लेते या उससे अच्छा आर्ट्स पढ़ लेते, कॉमर्स ही क्यों? तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों ने कॉमर्स लेकर के कोई गलती की? नहीं सर, मैंने कॉमर्स लेके कोई भी गलती नहीं की है।
वैसे मेरे गांव में भी जब मेरा 10th में 431 मार्क्स आया था तो 431 मार्क्स, 431 नंबर 500 में। तो मेरे गांव के जो अगल बगल के लोग थे घर के, उन लोगों ने भी बहुत कुछ बोला था मेरे बारे में कि ये कर लेगा, कॉमर्स पढ़ रहा है, क्या ही कर लेगा कॉमर्स पढ़ के। ये एक समाज की सोच जो है वो समाज की सोच, मतलब जो कॉमर्स के लेके आए ना, वो थोड़ा ऐसा लगता है उन लोगों की साइंस ही सब कुछ है, कॉमर्स मतलब कुछ नहीं। ये गलत है, ये गलत है। लेकिन अगर हमारे देश से अगर कॉमर्स एंड ट्रेड को हटा दिया जाए तो देश पूरा खाली हो जाएगा, लोग को पता ही नहीं है। तो ऐसा है कि कॉमर्स इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और कॉमर्स में भी बहुत कम समय में बहुत अच्छा सक्सेस किया जा सकता है, अच्छी अपनी लाइफ को बनाया जा सकता है। तो कॉमर्स में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। जो भी 10th में बच्चे हैं या 10th पास कर रहे हैं वो आराम से कॉमर्स की पढ़ाई 11th में कर सकते हैं। अगर ज़रा सा भी आपको कोई दिक्कत महसूस होता है, आप कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन में आएँ, आपको यहाँ बैठा करके पर्सनल करियर काउंसलिंग आपका किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि कैसे क्या पढ़ाई करनी है, आगे की लाइफ आपको कैसे डिज़ाइन करनी है या कैसे सोचनी है आगे के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो मैं पूछना चाहता हूँ संकेत, यही सेम बात कि 10th में आपका भी मान लीजिए कोई फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स आया था, फर्स्ट डिवीज़न मतलब 60% प्लस। तो 60% प्लस आने के बाद हमारे समाज में यही कहा जाता है कि बच्चा साइंस पढ़ेगा क्योंकि तेज़ तर्रार है। तो आपने कॉमर्स ले लिया, तो कॉमर्स लेने के बाद आपको क्या कुछ सुनना पड़ा घर वालों से या रिलेटिव से, अगल बगल के लोगों से, और अभी आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे अभी जब फाउंडेशन आपने क्लियर किया? तो सर पहले से ही हम सोच चुके थे कि जब 9th में तभी से कि कॉमर्स पढ़ना है, और मेरा फैमिली का मोटिव था कि तुम्हें जो पढ़ना है वो पढ़ो, तुम्हें कोई प्रेशर नहीं है। और जब मैं कॉमर्स लिया तो जो एक मेरे भैया हैं वो बोले कि पढ़ना है तो साइंस पढ़ो, नहीं तो आर्ट्स पढ़ो, कॉमर्स से क्या ही कर सकते हो। तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं मतलब अभी तो उनको कुछ रिप्लाई नहीं देना चाहूँगा, कुछ समय के बाद ही रिप्लाई देना चाहूँगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे कॉमर्स का एक अलग पहचान देना है। ये अच्छी और बड़ी सोच है। तो अगर मैं देखता हूँ जहाँ तक कि 6 महीने में फाउंडेशन, 1 साल में इंटर और बीच का फिर 1.5 साल का ट्रेनिंग, और उसी दौरान 6 महीने के अंदर फाइनल का एग्जाम, टोटल देखा जाए तो 3-3.5 साल लगता है 12th के बाद। अगर आप 3-3.5 साल ढंग से मेहनत कर लेते हैं तो पूरी की पूरी लाइफ आपको जो है वो एक बेहतरीन लाइफ मिलेगी, अच्छा पैकेज लगेगा, अच्छा जॉब प्रोफाइल होगा, आप अपना काम भी कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लाइफ उसके बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। जैसे मेडिकल लाइन में होता है डॉक्टर, IITians होते हैं इंजीनियर, वैसे ही कॉमर्स के सेक्टर में CA, CMA, CS है। आप तीनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं, तीनों ही इक्विवेलेंट कोर्सेज हैं। आप CA करें, CMA करें, CS करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉमर्स 2.0 में सिवान जिला में ये कोर्सेज कराए जाते हैं 12th के बाद, केवल 11th-12th ही नहीं बल्कि साथ ही साथ ये सारी पढ़ाई कराई जाती है। तो अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जो 12th के बाद इस तरह के सपने देखते हैं तो आप कॉमर्स 2.0 में आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और एक बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ आप अपनी जर्नी को भी बेहतरीन बना सकते हैं, एक अच्छा सक्सेस दे सकते हैं अपने लाइफ को। तो चलिए, बात करके बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला जो नेक्स्ट ईयर आप लोगों का होने वाला है CMA इंटर का, वो काफ़ी सक्सेसफुल होगा, और 1 साल में आप लोग ये क्लियर करेंगे एग्ज़ाम, और फिर उसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, है ना। तो ट्रेनिंग पर जब आदमी पहुंच जाता है तो थोड़ा सा होता है कि अब लगभग लाइफ दिखने लगता है कि हाँ सेटल होने वाला है। तो कुल मिला जुला के अगर हम देखें तो 6 महीना फाउंडेशन और 1 साल का इंटर, ये 1.5 साल का मात्र पढ़ाई रह जाता है जो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद तो एक माहौल में आप पहुँच ही जाते हैं, ऐसे लोगों में पहुँच जाते हैं कि फिर उसके बाद फाइनल बचता है, वो क्लियर हो जाएगा, नाम के आगे CMA लग जाएगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू, कि आप लाइफ में अच्छा सक्सेस करें, कॉमर्स का नाम करें, अपने समाज का, सोसाइटी का जो है नाम करें, और अपनी और अपनी फैमिली को एक बेहतरीन लाइफ दे सके, जिससे कि एक अलग पहचान आप लोगों का समाज में बन पाए। तो चलिए, धन्यवाद, इतना ही आज के लिए। और ऐसे ही बाकी बच्चे भी जो हैं प्रिपरेशन कर सकते हैं, और वो भी एग्ज़ाम क्लियर करके हमारे साथ ऐसे इंटरव्यू में बैठ सकते हैं, और साथ ही साथ बाकी बच्चों को भी मोटिवेट कर सकते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वेलकम टू कॉमर्स 2.0। धन्यवाद।